ठीक, तो ऑल दीज डिस्कशंस इनको थोड़ा सा अप्लाई करना, ठीक है, काम आएंगी। फिलहाल के लिए इसको शुरू करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इन केमिकल बॉन्डिंग इज दैट व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड है ही क्या? इट इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर। ठीक है, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे दो एटम्स बस जुड़े रहते हैं, इतनी सी बात है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, 10th तक आपको सिर्फ दो ही पढ़ाए गए थे, आयनिक और कोवेलेंट। ठीक है, बेसिक आपको आते हैं ये इजी से। आयनिक वो है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज फाउंड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद होता है, नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद होता है। ठीक है, इजी, ये तो पता है। जैसे सोडियम, अगर मैं 10th क्लास वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ठीक, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती थी 2,8,1, it wants to lose one electron, whereas chlorine 2,8,7 wants to gain an electron। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। सोडियम बनेगा Na+, क्लोरीन बन जाएगा Cl-। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, आयंस आयंस के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, इसलिए इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है। ठीक है, आउट ऑफ ऑल जितनी हम पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, वेरी वेरी इजी। ठीक, ओके, तो इसी के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली हार्ड सॉलिड्स। ठीक है, कि आपने देखा है सॉल्ट को, नमक आपको पता है कि NaCl इज अ आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो वी नो दैट इट्स अ हार्ड सॉलिड, इसे हम सॉफ्ट सॉलिड नहीं बोलेंगे। सॉफ्ट सॉलिड होते हैं जैसे वैक्स, वैक्स एल्केन होता है, एल्केन कार्बन कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, पैराफिन बोलते हैं ना एल्केन्स को, पैराफिन्स, पैराफिन वैक्स होती है, राइट। ठीक है, तो सॉफ्ट सॉलिड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हार्ड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, फाइन, ओके। कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इन दोनों में ही लिखा हुआ है फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन नॉन मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। यहां पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नॉन मेटल के बीच में, यहां पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नॉन मेटल के बीच में। फिर फर्क ही क्या है दोनों में? इसको अलग क्यों लिखा हुआ है, इसको अलग क्यों लिखा हुआ है? ऊपर देखो क्या लिखा है, गर्ल्स गैंग बॉयज गैंग। ठीक है, क्या फर्क है इसमें और इसमें? दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, इन बोथ ऑफ देम देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट द पैटर्न ऑफ शेयरिंग इज वेरी डिफरेंट। यहां पे शेयरिंग अलग तरीके से होती है, यहां पे शेयरिंग अलग तरीके से होती है। क्या तरीका है? हर्षद याद है? आ गया याद? एग्जांपल बता क्या था? अरे वो लड़की की कोई पार्टी होती है तो सारे इनको पैसे देते हैं। हाँ, और लड़कों में कोई 10 देता है, कोई 50। हाँ, सुन देख, क्यों बोला मैंने ऐसा गर्ल्स गैंग और बॉयज गैंग? देखो, पार्टियां तो देखो लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, उसके बाद पैसे भी शेयर करते हैं, पर शेयरिंग के तरीके अलग है। ठीक है, लड़कियों में कैसे होती है शेयरिंग कि अगर 5 लड़कियां गई हैं और बिल आया 2500 रुपए, तो वही कैलकुलेटर निकाल लेंगे, वहीं के वहीं 2500 डिवाइडेड बाय 5, 500। ठीक है, 5 लड़कियां, सारे 500 500 500 500 500। ठीक है, फाइन, बराबर बराबर का हिस्सा होता है। ठीक, हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे में क्या होगा, 5 थे, 2500 रुपए बिल आया, एक को ही कह देंगे तू भर दे, कोई नहीं हम भर देंगे कभी। ठीक है, एक को, अकेले को, 4 लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, फिर बोलते हैं कि शेयरिंग हुई थी, अगली बार हम भर देंगे, क्या हो गया? ठीक है, इसको भी शेयरिंग ही बोलते हैं, समझ आए? ठीक, तो हुआ ये, यहां पे सबका बराबरी का हिस्सा था, 500 500 500 500 500। ठीक है, यहां पे शेयरिंग में बराबर हिस्सा नहीं होता कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, समझ आई?
बराबर का हिस्सा नहीं होता तो कैसा होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल है ओजोन, ठीक है, ये ओजोन मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें 3 ऑक्सीजन, देयर आर 3 ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, राइट। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ओके, 6 अपने बैलेंस है, 2 और मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेता है, ठीक है। मैं बीच वाले ऑक्सीजन की बात करूं, इसने क्या किया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 2 किसी और से शेयर कर लिए, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ये भी खुश, ये भी खुश, ठीक है। पर अब तीसरा ऑक्सीजन आया, कह रहा है भाई मेरा तो काम नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है, तुम दोनों अकेले में ही खुश रहोगे क्या, मेरा भी कुछ सोचो, ठीक है, मेरे को भी एडजस्ट करो। 2 लोगों की खुशी कहां देखी जाती है तीसरे से, ठीक, फाइन। तो अब अगर इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऐसा तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन ये करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो क्या करें बताओ, कैसे एडजस्ट करें इसको? बताओ क्या तरीका है तुम्हारे पास? शेयर करने में जब उसको चाहिए वो बोले जब उसको चाहिए वो बोले। अच्छा, तो ये ऐसे करें कि कभी डबल बॉन्ड इससे ना ले, कभी इससे। कोऑर्डिनेट। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, सेकंड और थर्ड ऑक्सीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें बराबरी का हिस्सा ना हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, दोनों इसके, ठीक है। सेकंड और थर्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए जिसमें दोनों इसी के ही हैं, इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। बताया ना जैसे लड़के होते हैं, ठीक। इसमें 4 लोग खड़े हैं, उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया, पर क्या कह रहे हैं कि शेयरिंग हो रही है, ठीक है, एहसान नहीं है किसी का हमारे ऊपर, ये शेयरिंग हुई है, फाइन, समझ आए, ठीक। यहां पे भी इसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इसके और इसके बीच में। तो बेटा जो ये वाला बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बात समझ आई, ठीक, श्योर। अब कई बार बच्चे मेरे को पूछते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है इस चैप्टर के बारे में, सर ये तो आप गलत नहीं पढ़ा रहे, आपने ये बोल दिया कि ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा क्योंकि उसका तो ऑक्टेट पूरा है। अभी आने वाले चैप्टर में हमने पढ़ लेना है कि ऑक्टेट रूल तो गलत है। ये सुन, कई बार बच्चे यहां पे आके फंस जाते हैं कि सर ये तो गलत कह रहे हो आप। अभी हम पढ़ते हैं कि लोग अपना ऑक्टेट एक्सपैंड भी कर जाते हैं, जैसे PCl5, ठीक है। फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,5, ठीक है। 5 अपने या 5 बाहर से शेयर कर लेता है, तो फास्फोरस के पास तो 10 हो गए ना, 5 अपने थे, 5 बाहर से शेयर कर लिए, ठीक है। तो सब लोग थोड़ी ना ऑक्टेट पूरा करने की बात करते हैं। यहां पे भी अगर ऑक्टेट एक्सपैंड हो भी गया तो क्या हो गया, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। यार बात यह है कि ऑक्टेट रूल को मैं ना भी मानूं सही, तब भी अपने 10 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना कर सकता। 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने के लिए इसके पास जगह ही कहां है? क्या इसके पास 2D सबशेल है जो ये और इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करे? सेकेंड शेल में डी सबशेल होता ही नहीं है। पढ़ा था हमने कि पहला एलिमेंट हर ग्रुप का डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि पहले एलिमेंट के पास डी सबशेल होता ही नहीं है, ये केपेबल ही नहीं है कि ये और बॉन्ड्स बनाए, ठीक है। ऑक्टेट रूल को एक साइड कर दो यार, ऑक्टेट रूल रीजन नहीं है कि इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाना पड़ा, ठीक है। अगर इसके पास डी ऑर्बिटल होती तो ये शायद 10 इलेक्ट्रॉन भी रख लेता, ठीक है। होता ये है कि फर्स्ट शेल के पास सिर्फ S होता है, सेकंड के पास S और P होता है, थर्ड से SPD आता है,
फोर्थ से sp_d_f आता है, ठीक है। अभी इसका 2s पूरा भर चुका है, 2p पूरा भर चुका है, और इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने के लिए 2d तो चाहिए, और 2d सेकंड शेल में होता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये और बॉन्ड नहीं बना सकता था, ये और इलेक्ट्रॉन उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में क्या डील रहती है कि सेकंड और थर्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, दोनों इसके। फाइन, ये बात समझ आई। इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, ठीक। आयनिक बॉन्डिंग फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल। Coordinate bonding formed by sharing of electron between non-metal, but the sharing is not mutual, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग में बराबर हिस्सा नहीं आएगा, याद आया सब लोगों को ये, ठीक, इजी। मेटालिक बॉन्डिंग एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो मेटल नॉन मेटल के बीच में, ये दोनों नॉन मेटल के बीच में, मेटालिक बॉन्डिंग मेटल के बीच में, ठीक है। मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मेटल्स, किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स, ठीक। मेटल का सरफेस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल का सरफेस दो चीजों का बना होता है, कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट डू वी मीन बाय कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो चलो हम लोगों को पता ही है क्या होते हैं, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एटम में से उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, जो बचा हुआ पार्ट है उसी को हम कर्नल बोलते हैं, ठीक है। एटम में से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, जो बचा ये, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल, ठीक। मेटल एटम्स ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। आपने पढ़ा है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है ना। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, ओके। मेटल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, दे टेंड टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन, ओके फाइन। तो मेटल का सरफेस कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि कर्नल्स और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी लूजली बाउंड, ये कभी भी जा सकता है। मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता ही है, ये बात समझ आई, ठीक है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी लूजली बाउंड इन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कर्नल्स बोलते हैं, और उसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, ठीक। तो आप देख रहे हो मेटल सरफेस पे बहुत सारा पॉजिटिव भी है और बहुत सारा नेगेटिव भी है, ओके। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव। तो अगर बेसिकली इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक। So, on the metal surface there are positively charged kernels, there are negatively charged valence electron. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की जो अट्रैक्शन है उसी को ही हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में है ना अट्रैक्शन, तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुई है, तो चार्जेस के बीच में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है? K(Q1Q2)/r², राइट। ये तो हमें पता कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। अब तो हमने ये फार्मूला भी पढ़ लिया फिजिक्स में, ठीक है, पढ़ लिया ना। अब तो काफी क्लैरिटी के साथ और बहुत बार यूज कर लिया होगा अब तक तो, ठीक है। K(Q1Q2)/r², ओके, ठीक। तो अगर ये चार्ज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक। सुनो, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। खुद सोचो, सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के पास 2, एल्युमिनियम के पास 3, ओके। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बनाता है Na+, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बनाता है Mg2+, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बनाता है Al3+। सोडियम से ज्यादा चार्ज मैग्नीशियम पे है, मैग्नीशियम से ज्यादा चार्ज एल्युमिनियम पे है, ठीक है। कर्नल पे चार्ज बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, और अगर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ रही है, ठीक है। यही रीजन था बचपन के एक्सेप्शंस का, ठीक है। आपको शायद 10th क्लास याद हो, उसमें बताया था मेटल्स आर जनरली हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ, याद आया,
क्योंकि सोडियम और पोटेशियम में सिर्फ एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो है, मेटालिक बॉन्डिंग बहुत वीक है। क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग वीक है, ठीक है, तो इजीली कट कर सकते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करते ही नहीं। समझ आया? ठीक है, तो मेटालिक बॉन्डिंग इस बात पे डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक, ये बात समझ आई? श्योर? ठीक, इस पे आते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, अरेंज मैरिज, ठीक, क्या होता है अरेंज मैरिज में, क्यों लिखा है? मान लो चलो शिवांग, बस बस बस, ठीक है, शिवांग से पूछते हैं। शिवांग, मान लेते हैं आज से लगभग 10 साल बाद, ठीक है, फिर से कोई नहीं बन पाई बात, ठीक, हाँ हाँ, मतलब आप उसी के बेसिस पे ही कह रहा हूँ, ठीक है, 10 साल बाद तेरे को लगे कि मेरे से तो नहीं बन पाई है बात, अब यहाँ पे भी घर वालों की हेल्प चाहिए, ठीक है, तो हम घर वालों को बोलते हैं कि भाई कराओ, आप ही कराओ, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उनका यही क्वेश्चन होता है ना, बता फिर कैसी लड़की, इतनी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं करनी वहाँ पे, बस जिंदा होनी चाहिए, ठीक है, नहीं, ठीक, हाँ, तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगी ना। अब देखो, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्यों घर वाले अगेंस्ट हो जाते हैं लव मैरिज से? क्योंकि लव मैरिज का तो अंधा होता है, ठीक है, और लोग करते भी अंधों की तरह ही है, ठीक है, किसी से भी कर लेते हैं, फिर घर वाले उनके लिए मानते ही नहीं, है ना, यही होता। अरेंज मैरिज सब देख दाख के कि फैमिली कैसी है ना, पैसा कितना है, एवरीथिंग, ठीक, हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ठीक, हाँ, सब कुछ, जब मैंने कहा कि सब कुछ ही देख दाख के होता है, तो सारे पैरामीटर्स बेस्ट मैच करके होते हैं, ठीक, और ये मैंने आपको बताया हुआ कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छी बॉन्डिंग बने तो डिफरेंसेस मिनिमम होने चाहिए, बताया हुआ, ठीक है, एटम्स में भी और वैसे भी जीवन में भी। ये देखो, तो मैं एक एग्जांपल याद दिला देता हूँ कि अगर मुझे पता लगाना कि HF, HCl, HBr और HI, इनमें से, चलो पहले इसको बताओ फिर आगे बढ़ते हैं, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? HF, HCl, HBr, HI। HCl, 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 HF, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सबका ही गलत है, आंसर है HI, ठीक है। सुनो कितनी बार समझाया तुम लोग, देखो, फ्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज अमंग हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से तो फ्लोरीन ही छोटा है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमीन और बड़ा होगा, आयोडीन और बड़ा होगा, ठीक है। सिमिलर साइज्ड एटम्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, ठीक है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसमें थोड़ा वीक, इसमें और वीक, इसमें और वीक, तो इनमें से कौन है जो सबसे पहले H+ को अलग कर देगा? ठीक है, तो जो सबसे इजीली H+ देगा वही तो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, समझ आए? ठीक, तो जहां पे एटॉमिक साइजेस सिमिलर होते हैं वहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, ठीक है, यही जीवन में भी लगाया जाता है, ठीक है, कि जहां पे आपके डिफरेंसेस कम होंगे वहीं पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नहीं समझ आती हो तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है। देखो, तुम इस सिचुएशन में खुद को सोचना कि क्या होगा। देखो, अब मेरी इंटरकास्ट शादी हुई, ठीक है, फाइन, अब जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अभी देखना कितनी दिक्कतें आती, ठीक है, क्यों घर वाले मना करते हैं तुम्हें शायद एक एग्जांपल में समझ आ जाएगा, पहले अभी अभी झेला है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। सुनो क्या बोल क्या कह रही, लिसन, चलो मैं बता देता हूं, सुनो देखो, अब मैं पंजाबी एंड शी बिलोंग्स टू बनिया फैमिली, ठीक है, हमारी शादी, ठीक, हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन है कि जो शादी के बाद पहले फेस्टिवल होंगे वो लड़के के घर में होंगे,
उनके यहाँ ये ट्रेडिशन है, जो शादी के बाद पहले पहले फेस्टिवल होंगे वो लड़की के घर होंगे, ठीक। अब मैं तो मर गया ना बीच में, ठीक। अब मैं अगर उसके घर मना लूं तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, ठीक है। और मैं अपने घर मना लूं तो वो बोलेगी कि कितने गंदे लोग हैं पुराने जमाने के, है ना, कि मैं घर छोड़ के आई हूँ और ये अभी से ऐसे कर रहे हैं। मैं तो दोनों केस में ही मर रहा हूं, ठीक है, समझ आए। इससे क्या होगा, इससे कलेश होगा, है ना, वो कहेगी मेरे घर में, वो मेरे घर, समझ आए, ठीक है। ये तो दिस वाज द मेन थिंग कि घर वाले हमारे जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट था वो ये कहते थे कि डिफरेंसेस हो ही ना, सेम कास्ट में ही कर लो, है ना। इफ आई वाज मैरिड टू अ पंजाबी वुमन तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्लैरिटी थी ना कि मेरे घर ही बने, या फिर मैं ही बनिया होता तो पता था, क्लैरिटी थी कि उसके घर होगा। हमारे घर कोई क्लैरिटी नहीं है, हाँ, करो कलेश, ठीक है। ऐसे तो हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कलेश कम, और वो तभी होगा जब डिफरेंसेस कम होंगे। तो दिस वाज द होल आइडिया अबाउट अरेंज मैरिज, ठीक है, समझ आए विद एन एग्जांपल। तो अब हम यहां से इसको याद रखेंगे कि जहां पे डिफरेंसेस कम होते हैं वहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, ठीक है, फाइन। समझ आई ये बात? क्या कर रही है, अरे क्या लिखने लगी हुई है? हाँ सुनो, तो जहां पे डिफरेंसेस कम होंगे वहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को, अगर हमें हाइड्रोजन के लिए रिश्ता ढूंढना है, ठीक है, हाइड्रोजन खुद छोटा सा है, बिल्ली सा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन, फाइन। और हम उसके लिए कोई ढूंढेंगे तो हम चाहेंगे ना छोटे साइज का ही हो बंदा, ठीक है। ये स्मॉलर एटॉमिक साइज वाले ही हैं जो इससे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना पाएंगे, ठीक है। अरेंज मैरिज में यही तो करते हैं, ठीक है। लड़का छोटी हाइट का है, लड़की भी ऐसे बोनी से ढूंढ दो, ठीक है। लड़का लंबा है, लड़की लंबी ढूंढ दो, नहीं तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक, समझ आई? यस, दिस इज हाउ वी डू, ठीक है। तो देख लो अरेंज मैरिज में ये तो है, जितना हम डिजर्व करते हैं उससे बेटर तो दिलवा के देते हैं घर वाले, ठीक है। एनीवेज, तो फर्स्ट थिंग इज हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या हाइड्रोजन की, देखो इन सब में ना देयर वाज अ विजिबल रीजन कि क्यों अट्रैक्शन हो रही है। पिछले 4 फॉर्म्स ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, यहां पे तुम्हें पता चल रहा है कि कर्नल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वहां पे दिख रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, वहां पे दिख रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में लिख दिया है स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्शन। ये बस एक स्पेशल टाइप की अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन को बस अलग से ही प्यार है ऐसे एटम से जो कि स्मॉल इन साइज है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और इस वेन डायग्राम में सिर्फ 3 ही लोग क्वालिफाई करते हैं। फोन से हम इसको याद कर सकते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिर्फ 3 ऐसे एटम्स हैं जो इस वेन डायग्राम में आ जाते हैं, स्मॉल इन साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को ये जब भी दिखेंगे, हाइड्रोजन हैज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीस 3 एटम्स कि इनकी तरफ भागा चला जाता है, ठीक है। ना तो हमें हाइड्रोजन और इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, बस है अट्रैक्शन तो है। डेफिनेशन में लिख देते हैं स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्शन, बस पसंद है तो है, ठीक है, वो वाली बात है, ठीक। रीजन कुछ नहीं, बस है, पसंद है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं अभी, एक मॉलिक्यूल है HF, ठीक है। इन दिस मॉलिक्यूल द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड? ये किस टाइप का केमिकल बॉन्ड है? ये आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, या हाइड्रोजन बॉन्ड है? बताओ कौन सा बॉन्ड है? Which bond is this? Predominantly, ठीक है। बताओ ये कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड और
आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दोनों ही गलत है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दोनों नॉन-मेटल तो नॉन मेटल में तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। अच्छा कोवेलेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, 0% हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज अ बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में कहीं नहीं लिखा कि दिस इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड पता है क्या होता कि अगर दो HF मॉलिक्यूल्स होते और ये वाला फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन होती, तो बॉन्ड फॉर्म होता है कि सिर्फ अट्रैक्शन ही? यही तो समझाना चाह रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट इवन अ प्रॉपर बॉन्ड, ये सिर्फ एक स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, समझ आई? ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज आल्सो अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है अलग से, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, ओके, समझ आई? हमें लगता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ कोवेलेंट बॉन्ड, समझ आया? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, ये जो स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ नहीं है। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद इन H2O ऐसे अगर तुम कहो कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं कहूंगा नहीं है। लेकिन अगर तुम कहो आई हैव वेरियस H2O मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब आप किसी गिव रीजन में तो करते हैं उसमें हाँ ऑब्वियसली देख ऑब्वियसली कि गिव रीजंस में इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव ओनली वन मॉलिक्यूल, ठीक है। जब भी वाटर होगा तो हमेशा बड़े सारे ही मॉलिक्यूल्स होंगे, और मॉलिक्यूल के बीच में तो अट्रैक्शंस होंगी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। ये क्या समझ आए? तो मैं बस तुम्हें डीपली क्लैरिफाई कर रहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड अलग-अलग चीज है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये कोवेलेंट है, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ठीक, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नंबर 1, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती। जनरली सॉलिड्स लिक्विड से ज्यादा डेंस होते हैं, जनरली सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स, ठीक है, और वो पानी के अंदर इसीलिए डूब जाते हैं, ओके। अब आइस तो सॉलिड है, फिर भी हमने हमेशा देखा कि आइस फ्लोट करती है, क्यों? क्योंकि जब वाटर फ्रीज होता है तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देता है, द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है। सुनो, वाटर का अगर मैं डेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा, जनरली ग्राफ ऐसा बनता है डेंसिटी का, टेम्परेचर डेंसिटी। नॉर्मल चीजों के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है पार्टिकल्स पास पास आते रहते हैं और डेंसिटी बढ़ती जाती है, जनरली ये ग्राफ होता है, ठीक है। पर फॉर वाटर द ग्राफ इज लाइक दिस, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, और उसके बाद 4 डिग्री से अगर आप टेम्परेचर और कम करते हो तो फिर से डेंसिटी कम ही होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आइस की डेंसिटी टेक्निकली वाटर से कम रहती है, ओके फाइन। तो द डेंसिटी ऑफ आइस इज कंपैरेटिवली लेस। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी आती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि फ्रीज होने के बाद इसमें एयर स्पेसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, एयर स्पेसेस स्टार्ट्स गेटिंग क्रिएटेड, ओके। और जब भी किसी चीज में हवा भर जाती है, ठीक है, क्या कह रही है? मैं तुम्हें क्लास के स्टार्टिंग में कह रहा हूँ थोड़े सीरियस हो जाओ, तो फिर लगे हो। हाँ, अगर एयर स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं किसी भी चीज में, हवा भर जाती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो फ्लोट करने लगती है, ठीक है। क्लास 9th फिजिक्स, ठीक है,
कि ऐसे तो शिप आयरन की बनी होती है फिर भी फ्लोट करती है ना, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे भी एक है, आइस में बीच बीच में वेकेंट एयर स्पेसेस है, ठीक है, हवा भरी हुई जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है और वो फ्लोट करने लगती है। ठीक है, ये बात समझ है? श्योर? ठीक। ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ये out of all the hydrides H2O, H2S, H2SE, H2P, H2PO, ठीक है, सिर्फ वाटर लिक्विड है, ये सब गैसेस। ओके, रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं, क्यों? क्योंकि इनमें सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, इनमें पार्टिकल्स दूर दूर ही होते हैं और ये जिसकी वजह से ये गैस है। वाटर में भी यही होता, पर क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। पार्टिकल्स पास पास आ गए तो वो गैस के बजाय लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। यस, आरओएस पे आते हैं, उसके टाइप्स पे आते हैं। अगला ही टॉपिक ये है, देखो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है? ओके, सब कुछ पहली बार सुन रहे हो? इंटर और इंट्रा भी पहली बार? अच्छा, चलो सुनो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, लिसन, जो हमारी लास्ट क्लास या अभी तक जितना हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग डिस्कस कर लिया, ठीक है? जैसे आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है? पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था, VSEPR थ्योरी, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, बस एक चीज हमने और डिस्कस करी थी, AB7, ये कि अगर इस तरीके की ज्योमेट्री हो तो ये होता है पेंटागनल बाइपिरामिडल। पेंटागन बाइपिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे की तरफ, ठीक है, पेंटागनल बेस लेके ऊपर की तरफ पिरामिड, एक नीचे की तरफ। इसका रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल हमने पढ़ा था ICl7, ठीक है, कि आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा। ये पेंटागन, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, ठीक है, समवॉट लाइक दिस। ये हमने और डिस्कस किया था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों को ये पढ़ना है, PBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? देखो, जो VSEPR थ्योरी था उसने हमें बताया मॉलिक्यूलर शेप्स के बारे में, तो इट टॉट अस अबाउट मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइन, कि मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, लीनियर होता है, डायगोनल प्लेनर होता है, पिरामिडल होता है, क्या होता है, शेप्स के बारे में। बट इट डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट टाइप ऑफ बॉन्डिंग या नेचर ऑफ बॉन्डिंग, राइट? उस चीज के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। ओके, सो वी केम टू द न्यू थ्योरी जिसका नाम था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हिच फर्स्टली एक्सप्लेन्स रीजन फॉर बॉन्डिंग, व्हाई बॉन्डिंग अकर्स, बॉन्डिंग होती ही क्यों है, राइट? अभी तक हमने ये बात नहीं करी कि बॉन्डिंग होती ही क्यों है। ओके, इसका जो सबसे कॉमन रीजन है, लोग बोलते हैं कि बॉन्डिंग क्यों होती है, द मोस्ट कॉमन रीजन गिवन इज ऑक्टेट पूरा करने के लिए चीजें रिएक्ट करती है क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपने, 2 और चाहिए, तो 5 अपने हैं, 3 और चाहिए, तो बॉन्डिंग बना ली इसके साथ, ठीक है, तो रिएक्ट हो गए क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी।
but this is not true. There are multiple reasons to prove it wrong. इसको गलत प्रूव करने के लिए हमारे पास multiple reasons है. क्या क्या reasons है? Have a look. First, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ऑक्टेट रूल गलत है. ये हम कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं. नंबर 1, existence of compounds with an expanded octet. Example SF6PCl5. ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर चुके हैं. जैसे अगर हम सल्फर की बात करें, ये सल्फर के पास 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस 6 बाहर से शेयर कर लिए. जब 6 अपने हैं, 6 बाहर से शेयर कर लिए, कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो यहां तो ऑक्टेट की बात नहीं आई. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं PCl5 की बात करूं, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 बाहर से शेयर कर लेता है. कितने हो गए फास्फोरस के पास? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है. 8 से ज्यादा फिर भी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक. तो कुछ तो इस तरीके के कंपाउंड्स हो गए एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले. ऐसे ही कुछ है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले. ठीक है. जैसे BeCl2, BH3. बेरिलियम के पास 2 अपने इलेक्ट्रॉन थे, 2 बाहर से शेयर कर लिए, 4 ही तो हुए, तब भी स्टेबल है. बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 बाहर से शेयर कर लिए, कितने हुए? 6 ही तो हुए, फिर भी स्टेबल है. ये छोड़ो, नोबल गैसेस खुद रिएक्ट कर रही हैं. नोबल गैस खुद रिएक्ट करने में लगी हुई है. फॉर एग्जांपल Zn, HgF4, HgOF2, HCF2. जब नोबल गैस ही कंपाउंड बना रही है, हम कह रहे हैं कि सब एलिमेंट नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, और क्योंकि नोबल गैस रिएक्टिव नहीं होती, नोबल गैस तो खुद रिएक्ट कर रही थी. दैट मींस वंस अगेन ऑक्टेट रूल तो गलत है ही. फोर्थ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स. बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, अनलाइक यू, पेयर्स में पाए जाते हैं. ठीक है. ओके. इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादातर जोड़े में ही पाए जाते हैं. फाइन. अकेले अकेले नहीं होते, तुम्हारी तरह नहीं है. ठीक है. ओके. बहुत रेयर कोई होता है तो हम उसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं. इनमें अकेला कोई रेयर होता है. ज्यादातर हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर्स में ही मिलेंगे. बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपको ऑड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन से शेयर कर लेता है कोवैलेंट बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेता है ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू. ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे ही पड़ा रहता है. दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन. फाइन. समझ रहे? ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है ना. ठीक है. यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, और ये एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मींस इट्स अ लिमिटेशन टू ऑक्टेट रूल. ठीक है. ये भी ऑक्टेट रूल की एक लिमिटेशन में काउंट होगा. फाइन. ये बात समझ आती है सब लोगों को? श्योर. ठीक है. तो ऑक्टेट रूल गलत था, मल्टीपल रीजंस. ओके. तो फिर बॉन्डिंग होती ही क्यों है? 10th क्लास तक तो यही रटवाने में लगे रहते हैं कि बेटे पढ़ ले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब पता चल रहा है कि वो भी सही रूल नहीं है. तो क्या है सही रूल? 2 तरीके से पता चलता है बेटा रीजन फॉर बॉन्डिंग. 2 अप्रोचेस हैं. एक है
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशन और एक है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, क्या है ये एनर्जी कंसीडरेशन या ऑर्बिटल ओवरलैप? लिसन, जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, व्हेनेवर टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, कुछ अट्रैक्शंस कुछ रिपल्शंस होती हैं। ठीक है, देयर आर सम अट्रैक्शंस और रिपल्शंस हैपनिंग। ठीक, जब अट्रैक्शंस होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब रिपल्शंस होती हैं तो एनर्जी हमें लगती है। ये एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो एटम्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, उनको पास पास लाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो आप एक मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आप नॉर्थ पोल को लाने की कोशिश करे जा रहे हो, ठीक है, दबाए जा रहे, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, आपको बहुत एनर्जी लगेगी उसको पास पास लाने में। गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके फाइन। तो दो तरीके की चीजें, जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है रिपल्सिव फोर्सेस से, दैट मींस एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है रिक्वायर्ड से। ठीक है, एनर्जी रिलीज होना हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि एनर्जी चीजों को अनस्टेबल बनाती है। अगर ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब पहले से कम हो रही है, दैट मींस स्टेबिलिटी आ रही है दो एटम्स के एक दूसरे को अप्रोच करने पे, तो इन दैट केस बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर एनर्जी सप्लाई ज्यादा करनी पड़ रही है, हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है, ठीक है, दैट मींस वहां बहुत रिपल्शंस है, वहां पे बॉन्डिंग नहीं होगी। तो एक अप्रोच तो है ये कि अगर अट्रैक्शंस ज्यादा होंगी रिपल्शन से, तभी बॉन्डिंग होगी। एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा होगी एनर्जी रिक्वायर्ड से, तभी बॉन्डिंग होगी। फाइन, ठीक है। ये सेकेंड अप्रोच इज द ऑर्बिटल ओवरलैप अप्रोच, जो कि ये कहती है बॉन्डिंग सिर्फ तब पॉसिबल है जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर पाए। बॉन्डिंग इज ओनली पॉसिबल if the orbitals can overlap each other। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमें पता है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, ये, ठीक है, वी नो दैट हाइड्रोजन की ये कॉन्फ़िगरेशन, s ऑर्बिटल ऐसी दिखती है, स्फेरिकल ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे हाइड्रोजन की भी यही कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों अगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर मैं हीलियम हीलियम में करने की कोशिश करूं, तो ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा ये। बेटा इसमें अगर मैं He2 बनाने की कोशिश करता हूं, एक ही ऑर्बिटल में कैन यू सी 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो He2 में ये पॉसिबल नहीं, द ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात समझ आई? श्योर। तो दो तरीके से देखते हैं हम, एक एनर्जी कंसीडरेशन से देखते हैं, एक ऑर्बिटल ओवरलैप से देखते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया इतने पार्ट से, तो बेटा वो कुछ शो करने के लिए नहीं आता। जैसे सीबीएसई में अगर आता है, तो सीबीएसई में तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ He2 मॉलिक्यूल। ओके, अगर सीबीएसई में आता है, पर अभी हमें सीबीएसई के लिए तो नहीं पढ़ना, अभी कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव में अगर आया तो ये उस तरीके के क्वेश्चंस में आएगा जिनमें 4 स्टेटमेंट्स लिखी होती है। He2 molecule does not exist because the orbital overlap is not possible in He2। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, assertion रीजन में बन सकता है ये। फाइन, समझ आई? एंड रीजन व्हाई ऑर्बिटल ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ वन ऑर्बिटल कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहां से हमारा एक assertion रीजन क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ठीक ठीक, आज आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कमिंग टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है,
आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज लाइक डेटिंग योर क्लासमेट, ठीक है, एंड पाई बॉन्ड इज लाइक लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। मन्नत से पूछते हैं, मन्नत, डू यू हैव एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इन दिस? नो, सब इस कैटेगरी में। वाओ, टैलेंटेड। सुनिए, why I am saying this? Because हम पाई बॉन्ड पे तब जाएंगे जब सिग्मा बॉन्ड की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जब आप किससे पूछोगे कि भाई तू लॉन्ग डिस्टेंस में क्यों है, तो उसका एक ही आंसर है, क्योंकि आसपास कोई बात बन नहीं रही। तो फिर एक ही ऑप्शन है, वेंट इनटू दिस, ठीक है। सेम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाला है। देखो है क्या कि सबसे पहले जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्डिंग के टाइम पे, बॉन्डिंग तब बनती है जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करें, राइट। कुछ इस तरीके से बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप ओवर ईच अदर। ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप है ये दो तरीके से हो सकता है। या तो होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग लाइक दिस, जहां पे एक्चुअल में एक ऑर्बिटल और दूसरी ऑर्बिटल कुछ एक कॉमन एरिया शेयर करते हैं, ठीक है, फाइन। जहां पे अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, सेट्स पढ़ा है, तो देयर इज एक्चुअली सम इंटरसेक्शन, राइट। इंटरसेक्शन पता है ना कि एक कॉमन एरिया है। जब कोई कॉमन एरिया है ही नहीं, ठीक है, ठीक, देयर इज नो चांस ऑफ मीटिंग, ठीक है। जैसे आपका भी यही रहता है कि कहीं तो कुछ तो नोन हो, स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, मोहल्ले में हो, कहीं से तो जान पहचान, अब कहीं कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप बिल्कुल अननोन जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। देयर इज नो कॉमन एरिया, ये दूर दूर से वैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग इसी को बोलते हैं जब एक्चुअल में ओवरलैप हो रहा हो। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है समझा दो। मैं अभी के लिए ये समझो बस दूर दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन ही क्यों क्रिएट होती है। अब ये तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है ये दूर दूर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये वीक बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल मतलब लो एनर्जी, कम स्टेबल मतलब हाई एनर्जी, ओके। और ऑब्वियसली, ठीक है, ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। पाई बॉन्ड का ये सीन है, जब तक एक सिग्मा बॉन्ड नहीं बना तब तक पाई बॉन्ड नहीं बनता। जैसे अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो एटम्स हैं, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है और वो पाई बॉन्ड है, ये नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है, ओके। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, फाइन, इजी। नेक्स्ट, rotation of atom is possible around a sigma bond, rotation of atom is not possible around pi bond। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपल सा ये मतलब है ये समझाया होगा। सुन, सिग्मा बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। इसके अराउंड आप एटम्स को ऐसे रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसीडरिंग दिस एंड दिस टू बी एन एटम, ठीक है, तो आप एटम्स इजीली रोटेट कर सकते हो। लेकिन मैं जैसे इसको डबल बॉन्ड बना दूंगा, जैसे इसमें एक और पेन डाल दें, ये अब जैसे मैं पहले इसको फ्रीली घुमा पा रहा, ठीक है, अब नहीं घुमा सकता वैसे इसको, समझ आई? तो जब पाई बॉन्ड बन जाता है तो रोटेशन रुक जाती है, रोटेशन इज हिंडर्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइन। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं, ओके, फाइन। तो ये तो रहे डिफरेंसेस। पहले तो ये समझते हैं कि पाई बॉन्ड बनता ही क्यों। ये इथीन, इसके एग्जांपल से समझते हैं। द इजीएस्ट एग्जांपल टू
explain why a pi bond is formed. So इथीन में अगर मैं कार्बन को देखूं, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ओके। कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, s में वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर बॉन्डिंग के टाइम पे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। तो कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 3 p। ये जो p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक px, एक py, एक pz, ऐसा। तो कार्बन के पास एक स्फेरिकल ऑर्बिटल है, एक डबल ऑर्बिटल है x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे और एक z एक्सिस पे, ऐसा। ठीक है, ये सिचुएशन है, ये ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के पास। फाइन, इतनी बात समझ आती सब लोगों को? दूसरे कार्बन का भी तो यही हाल है। मान लेते हैं जब ये मॉलिक्यूल बना, इथीन मॉलिक्यूल बना, तो एक कार्बन और दूसरा कार्बन ये x एक्सिस पे मिले थे। ठीक है, इस एक्सिस को, जिस एक्सिस पे दो एटम्स मिलते हैं, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो एक्सिस जिसपे दो एटम्स के न्यूक्लियस मिले। ओके, तो मान लेते हैं कि ये दोनों x एक्सिस पे मिले, एक बॉन्ड बन गया x एक्सिस पे, इसके पास भी p ऑर्बिटल है x एक्सिस पे, p ऑर्बिटल है y एक्सिस पे, p ऑर्बिटल है z एक्सिस पे, लाइक दिस। बेटा ये दोनों एटम्स x एक्सिस पे बने और x एक्सिस पे एक बॉन्ड अब बन चुका है। क्या आपको ये वाली दो ऑर्बिटल्स, ये p ऑर्बिटल ऑन द x एक्सिस एंड ये वाली p ऑर्बिटल ऑन द x एक्सिस, क्या आपको ये दोनों एक सिग्मा बॉन्ड बनाते नजर आ रहे हैं? ठीक है, क्या इसमें और इसमें हेड ऑन ओवरलैप का कोई चांस दिख रहा है? कोई चांस नहीं कि एक दूसरे को हेड ऑन ओवरलैप करें। तो x एक्सिस पे एक और बॉन्ड तो बन नहीं रहा है। अब क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा और pz या py में से कोई एक। ठीक है, इसने भी बॉन्ड बना लिया, इसने भी। कौन बच गया? इसका py बच गया और इसका भी py बच गया। ये दोनों x एक्सिस पे मिले थे, अब एक का py बचा है, दूसरे का भी py बचा है। ये एक दूसरे से दूर दूर है, किसी तरीके एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना। तो अब ये बस एक दूसरे को दूर दूर से अट्रैक्ट करते हैं। ये फाइन, एक दूसरे को ऐसा दूर दूर से अट्रैक्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, दिस इज नोन एज पाई बॉन्डिंग। फाइन, यहां पे सिग्मा बॉन्ड की कोई चॉइस ही नहीं बची थी, यही ऑप्शन था हमारे पास बस, और ऑप्शन ही क्या था? फाइन, तो जब सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके थे तब हम इस ऑप्शन पे आए। समझ आई? ठीक, इसलिए यहां पे लिखा गया था ऐसा। ठीक है, क्योंकि यहां पे लोग तब जाते हैं जब इधर वाले ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ओके। नहीं, मैं अभी फोन करूंगा। दादा को तो पता है, पर वो अब दादा का तो पता ही होगा ना करके। दादा का मत पता ना, दादा के 3 हफ्ते चला था, 3 हफ्ते चला था, खत्म हो गया, वही खत्म। मैं नहीं हंस रहा यार, बुरा लग रहा मेरे को तो। सर आपने बोला तो वैसे किसी और ने भी लगी होगी। मैंने किसी को बताया नहीं, ये जो लगी ना, जिसने ज्यादा फोन चढ़ने वाला उसका अगले दिन हुआ है यार वो तो तेरी किस्मत थी। तो ये भी कितना नहीं। चलो अच्छा सुनो। हाँ जी, क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऑप्शंस इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आंसर टिक किया हुआ। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, ट्राई टू आंसर दिस। इफ z axis is the internuclear axis in ethene,
The orbitals of pi bond are options PZ PZ, PX PX, PX PY, PY PZ. C part, B part, B. Z axis is the internuclear axis. B होगा, ठीक है? Yes. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें x axis was the internuclear axis. पाई बॉन्ड बनने का स्कोप रह गया था py के बीच में या pz के बीच में, ठीक है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कभी भी पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है? और जो पाई बॉन्ड बनता है इट इज ऑलवेज फाउंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, तो या तो px में बनेगी बॉन्ड, सॉरी ये तो pz ही हो गया आगे पीछे वाले, ठीक है, या तो इधर बनेगी या फिर py के बीच में बनेगी, कुछ ऐसा. फाइन. तो px का इसका आंसर, अगर पी वाई भी हो तो ऑप्शन तो वो भी आंसर हो सकता था, इसलिए मैंने एक ही ऑप्शन हो सकता ना. तो इसका सही आंसर या तो py है या फिर px. इसमें मैंने जो एक चीज पूछ रही थी, हाँ जी, जैसे मल्टीवेरिएट क्वेश्चन आते हैं कभी, और सर में एक चीज बताइए, जैसे बाकी चीजें हम कह नहीं सकते कि कुछ लिख रहे हैं या नहीं है, तो अगर हम एक ही सेलेक्ट किया तो नंबर कितने मिलते हैं? मल्टीपल करेक्ट अब आते ही, आते हैं. मल्टीपल करेक्ट नहीं आ रहे हैं अब. कहाँ जेई में पागल हो क्या? नहीं आ रहे मल्टीपल करेक्ट, कहाँ आ रहे हैं? कब से हो गया? हो गए बंद भाई, कितने साल? 3-4 तो हो गए. मल्टीपल करेक्ट वाले नहीं आते यार. एडवांस वाले इक्वेशन टेस्ट किया था तब. एडवांस का टेस्ट क्यों ले रहा है तू? मेरे से आए थे 171 आउट ऑफ 300, 99.8% आ गई थी हाफ ईयरली में. चलो इतने बच्चों का टेबल नहीं था. हाँ जी, सुनिए बच्चों, हमें ये तो समझ आया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. पहली बात कि बॉन्डिंग होती ही क्यों, दूसरी बात बॉन्डिंग के टाइप्स, तीसरी बात पाई बॉन्ड कब बनता है, मजबूरी में बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बनेगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इसी थ्योरी में हम ये भी समझेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर था इथीन का, ये गलत था, ठीक है? दिस इज नॉट द राइट स्ट्रक्चर टू ड्रॉ इथीन. एक्चुअल में अगर ये राइट स्ट्रक्चर है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इफ दिस इज द राइट स्ट्रक्चर देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक, सो अगर ये सही स्ट्रक्चर है, ओके, या फिर अगर इसी तरीके से बॉन्डिंग्स होती हैं, तो ऐसे तो जब PCl5 बना या PCl5 भी छोड़ो, जब BH3 बना बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है? बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1. वैसे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वहां बॉन्डिंग के टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, ठीक है? ये जब BH3 बना तो एक हाइड्रोजन s ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो p ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? बोरॉन ने 3 ऑर्बिटल्स यूज करी, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल x एक्सिस पे, एक p ऑर्बिटल y एक्सिस पे. ये यूज किया, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया. क्या आपको तीनों बॉन्ड्स एक जैसे दिख रहे हैं?
एक जैसे तो नहीं दिख रहे। यहाँ पे एस एस के बीच में ओवरलैप हुआ है, यहाँ एस पी ओवरलैप हुआ है, यहाँ पे भी एस पी ओवरलैप हुआ है। फाइन, ये तीनों बॉन्ड्स एक जैसे तो नहीं दिख रहे, बट इन नेचर BH3 के तीनों बॉन्ड्स बराबर होते हैं। ये अब ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था यार, ये उनके हिसाब से तो 3 बॉन्ड्स थे, तीनों अलग अलग होने चाहिए थे। फाइन, बट तीनों बॉन्ड्स अलग अलग होते नहीं है। ओके, फिर लोगों को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, ये स्ट्रक्चर भी गलत है। क्या गलत है उस पे आते हैं। लिसन, they came to a topic जिसका नाम है hybridization, right? What do you mean by hybridization? वैसे तो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग, ठीक है, बायोलॉजी से शुरू हुआ था ये। हाइब्रिड ब्रीड्स आपने देखे होंगी, ठीक है, कुछ भी बना देते हैं। मैंने लास्ट ईयर एक फोटो दिखाई थी बच्चों को, डॉग प्लस लायन डायन, ठीक है, आधा डॉग और आधा लायन, याद है? What is hybridization? Basically hybridization का मतलब होता है intermixing of atomic orbitals। अगर हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम ब्रीड्स नहीं मिक्स करेंगे, हम लोग ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे। फाइन, होता यह है कि जब बॉन्डिंग होने ही वाली होती है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, कि नॉर्मली हम उनको पढ़ा पढ़ू के घर से समझा के भेजते हैं कि भाई ये पेपर में लिख के आना है, पेपर आंखों के सामने आता है, वो सब मिक्स अप कर देते हैं, सब रायता फिरा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये भी ऐसे ही है। अच्छा खासा स्टेबल एटम पड़ा होता है, जैसे ही बॉन्ड बनाने की बारी आती है, जैसे ही सामने से एक एटम अप्रोच करता है, इसकी सारी ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो जाती हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ये कब हुई? जस्ट बिफोर बॉन्डिंग हुई, ठीक है, हमेशा नहीं हुई रहती, ये सिर्फ कब हो रही है? जस्ट बिफोर बॉन्डिंग, ठीक है। और कौन? सिर्फ सेंट्रल एटम, साइड एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सेंट्रल एटम है जो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। तो होता यह है कि सेंट्रल एटम की वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाती हैं और नई ऑर्बिटल्स बनती हैं, ठीक है। जैसे अब मैं तुम्हें BH3 का एग्जांपल दूं, ये रहा BH3। हमें लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब BH3 बनता है तो बोरॉन अपनी एक s ऑर्बिटल यूज करता है और 2 p ऑर्बिटल्स यूज करता है, ऐसे, जिसकी वजह से जो 3 बॉन्ड्स बनते हैं तीनों सेम नहीं बनते। हमें ये लग रहा था, पर ऐसा होता नहीं है। दिस डज नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता। बोरॉन बॉन्डिंग से जस्ट पहले इन 3 ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स ही कर लेता है और 3 नई ऑर्बिटल्स बना लेता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि ना तो s ऑर्बिटल जैसी दिखती है, ना तो p ऑर्बिटल जैसी दिखती है, ना तो स्फेरिकल दिखती है, ना ही डम्बल दिखती है। इट लुक्स लाइक बैलून शेप, ठीक है। 3 सिमिलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, ओके, ऐसे, और खुद को ऐसे ट्रायंगल प्लेनर मैनर में अरेंज कर लेती हैं, लाइक दिस। फिर एक हाइड्रोजन यहां सेटल होता है, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। अब लग रहे हैं तीनों बॉन्ड्स बराबर, राइट। अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से 3 बॉन्ड्स बनाते हैं तो हमें दिख रहा है कि तीनों बराबर बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन अगर हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड्स बनाते हैं तो हमें दिख रहा है कि 3 अलग है, एक अलग है, 2 अलग है। फाइन, और प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि तीनों बॉन्ड्स सेम है। ऐसा नहीं है BH3 में कि 2 बॉन्ड स्ट्रांग है, एक वीक है, ऐसा नहीं है। तीनों बॉन्ड्स की बराबर बॉन्ड लेंथ है, बराबर बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ओके। दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। कि होता यह है कि बॉन्डिंग से जस्ट पहले एटम्स अपनी वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। समझ आया सब लोगों को? ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ओके। अब हाइब्रिडाइजेशन के ना टाइप्स होते हैं, जैसे sp2, sp3। ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना बेटा, कि मॉलिक्यूल्स कई तरीके के होते हैं, ये ठीक है, शो ऑफ नहीं करना, ठीक है।
चलो कोई ना सुनो, ये जो आपने AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, ठीक है, यही आते हैं आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन में। AB3 वाले sp2 में आते हैं, AB4 वाले sp3 में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही AB5 sp3d, AB6 sp3d2, और वो जो AB7 था वो आता है sp3d3 में। इसको हम इजीली कैसे फाइंड आउट करें? शॉर्टकट फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आई हैव अ मॉलिक्यूल, SeF6, ठीक है, तो ये कैसा दिखता होगा? What is the hybridization of the central atom and what is the shape? ठीक है, तो बेटा ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे? We calculate hybridization factor, ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम hybridization factor कैलकुलेट करेंगे, which is the number of sigma bonds plus number of lone pair, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर में हम क्या कैलकुलेट? दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मन्नत यहां जो मैंने लिखा है सिलीनियम, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? F6 है इसलिए। ऐसा मत करो, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ लिया है, उसमें ये था, याद है? ग्रुप 16 उससे टेपो, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कहां देख रही है? ये Sc होता है बेटा, स्कैंडियम होता है ये, वो देख Se1 पे ही है। एटॉमिक नंबर 21 कौन गलत करता है? हाँ जी, उससे टेपो, राइट, ये पढ़ा था हमने ग्रुप 16 में। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, सारे के सारे बाहर शेयर हो गए, सबके सब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे फ्लोरीन के साथ। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड्स। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 0, लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम 0 है, तो 6 + 0 6 आया। बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर 6 आता है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, और ये स्क्वायर बाइपिरामिडल बनेगा ऐसे, SF6 की तरह, ये लाइक दिस, ठीक है। यूजिंग दिस, एक बार फटाफट मेरे को बताओ, PCl3 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, जल्दी से बताओ PCl3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फास्फोरस की, और स्ट्रक्चर क्या होगा? कैसे किया? फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 2,8,5 पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से भी चलो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इधर शेयर हो गया, एक इधर शेयर हो गया, एक इधर शेयर हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, 3 + 1 4। जब हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर 4 आता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, समझ आई? ठीक, द इजीएस्ट वे टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इज दिस, ठीक है, सबसे आसान तरीका है ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का, ओके, इजी। हाँ जी, हाँ भाई वेदांश, समझ में आया ये? ठीक है,
सर अगर मेरे को वेस्ट ऑफ दिस थिंग कहीं पे आई एम सॉरी। कोई नहीं, अब तो हो गया। और हो गई दिक्कत। हाँ मैं पहले बोलता हाँ जी, क्या बचा? फॉर्मल चार्ज, डायपोल मोमेंट, हाँ सर ये क्लास में पढ़ा फजान्स रूल, बहुत सारा है आज तो अच्छी है NH3 कर रहे हैं हाँ बेस्ट में पूरा ये बेट क्या? ये बोल के तो कैरेक्टर भी आती है सर वो तो सबको आती है। नहीं और सर वो कैलिग्राफी में चल इसमें कैरेक्टर से ऑफ कर देता है चलो ठीक है, लिसन नाउ। अरे सर What? बैक कैलिग्राफी है। अभी कैसे पढ़ते हैं पर ठीक है पहले क्या पढ़ना है सुनो, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें ये चैप्टर डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बचा नहीं। ठीक है, छोटे मोटे थोड़े बहुत टॉपिक बचे, 3 तो यही बचे हैं 2-2 मिनट वाले, फॉर्मल चार्ज, डायपोल मोमेंट और फजान जुल्म। ठीक है, एक ढंग का टॉपिक बचा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ठीक है, इस वाले notes में। सर आप वो बच्चे तो पुराने लेक्चर्स पे कर दो। हाँ जी, तो so far if we talk about the chapter chemical bonding, ठीक है, एक बार फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से रह गए। Talking about the topics that we've already done. Types of bonding. Done. VSEPR theory. Done. Valence bond theory, जिसमें हमने types of bonding, sigma bonding, pi bonding, and hybridization. This is also done. Okay. जो इसमें मेन चीज थी वो थी ये हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये सब हो गया। अब कुछ एक छोटे छोटे और एक बड़ा टॉपिक बचता है। एक छोटा सा टॉपिक बचता है फॉर्मल चार्ज, सॉरी ये एक पेज का है। तो एक टॉपिक बचता है डायपोल मोमेंट। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन और वीवीटी ये सब आता है, मॉलिक्यूलर शेप्स, डायपोल मोमेंट इज आल्सो वेरी वेरी इजी। फजान्स रूल, ये भी 5 मिनट ही लेगा। जो एक ढंग का टॉपिक बचा है वो है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, देयर इज ओनली वन टॉपिक जो थोड़ा ढंग का है और बचा है, बाकी सब आसान आसान है काफी। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर्मल चार्ज से शुरू करूं तो इट इज नथिंग जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, ये कि अगर मुझे कभी भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने को आता है, वी जस्ट नीड टू नो अ फॉर्मूला व्हिच इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर। ठीक है, लिसन, इस चीज का ध्यान रखना है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले रहे हैं। ओके, सी होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल है, 1 2 3 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन एंड थर्ड ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे ना, चाहे ये हो या ये हो, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, एटॉमिक नंबर 8 2,6 5। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक इसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक इसका, एक इसका।
यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए दोनों इसके। फाइन। तो पहले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, या दूसरे तीसरे में भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 6 6 तीनों में ही 6 होंगे। अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। बच्चे ये गिनने में गलती करते हैं, वो कहते हैं 6 में से 2 बॉन्ड पेयर में यूज हो रहे हैं। बेटा उसके वैलेंस 6 थे, पर इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद उसके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए थे ना। शेयर होने के बाद हम यही तो बोलते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट होंगे और इसके भी काउंट होंगे। फाइन। आफ्टर शेयरिंग तो हम यही बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले 4, ये इसके भी काउंट होंगे, इसके भी काउंट होंगे। सो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स which are a part of bond pair and there are 4 electrons which are a part of lone pair. So 6 minus half into 4 minus half into number of electron in bond pair minus number of electron in lone pair, ये वाले 4. This comes out to be 0. Similarly, यहाँ पे number of electron in bond pair है 6, 1 2 3 4 5 6 और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लोन पेयर में है। इसको मैं फार्मूला में पुट करता हूं, फार्मूला चार्ज आता है +1, सिमिलरली यहां पे आता है -1। दैट्स इट। इतनी सी चीज है फॉर्मल चार्ज। अगर हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो हम फॉर्मल चार्ज बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन, ग्रेट। डायपोल मोमेंट पे आते हैं। लेट्स कम टू डायपोल मोमेंट, राइट। क्या होता है डायपोल मोमेंट? जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायपोल? डाई मींस टू एंड पोल का एक्चुअल में हमारे यहां पे मतलब होता है बेटा चार्जेस। ठीक है, टू ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसे बोलते हैं डायपोल। दो पोल दो चार्जेस। ओके, डायपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये जो चार्ज कितना है इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना है, दिस इज नोन एज डायपोल मोमेंट। ओके, डायरेक्शन हम लेंगे डायपोल की पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इस चीज का बहुत ज्यादा रोल है। ओके, लिसन, अगर मैं डायपोल मोमेंट के बेसिस पे चलूं तो मॉलिक्यूल्स को 2 हिस्से में क्लासिफाई किया जा सकता है, पोलर, नॉन पोलर। अब अगर मैं 2 डिसिमिलर एटम्स को कनेक्ट करूं जैसे H और Cl, अब 2 अलग अलग एटम्स हैं, ऑब्वियस सी बात है एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ओके, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जैसे H और Cl में से Cl की ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, खुद हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। सो इफ वी कैन सी, तो यहाँ पे पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्रिएट हो गया एंड दे हैव बीन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यही चीज नहीं क्रिएट हो गई, प्लस और माइनस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो अ डायपोल हैज बीन क्रिएटेड। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पर अगर मैं Cl2 को लेकर चलूं, दोनों ही क्लोरीन है, जितना ये इलेक्ट्रॉन खींचता उतना ही वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में रहता है, इसे कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ आए? कहीं पे चार्ज क्रिएट हुआ ही नहीं, कहीं पॉजिटिव नहीं है, कहीं नेगेटिव नहीं है, जब डायपोल बना ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट आएगी 0। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर। पर जरूरी नहीं है कि इसी तरीके के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो। फॉर एग्जांपल, बेरिलियम और क्लोरीन का बॉन्ड तो पोलर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ओके, अगर मैं BeCl2 की बात करूं, बेटा पहली बात तो ये मुझे BeCl2 का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये अब बेटा 2 डायपोल बन रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे 2 इक्वल वेक्टर्स अगर 180 डिग्री के एंगल पे काम करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? हाँ मिजान जी, अगर 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या रिजल्टेंट आएगा? 0 आएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट तो यहाँ पे भी क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, तो भले ही पोलर बॉन्ड है, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही है। ओके, ठीक। अब ये है पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इफ आई हैव टू कंपेयर
डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड BH3। देखने में दोनों सिमिलर लग रहे हैं लेकिन है नहीं, मतलब बोलने में ऐसे लगता है दोनों ही AB3 टाइप के तो मॉलिक्यूल्स हैं, NH3 BH3, जैसा NH3 वैसा BH3, पर एक्चुअल में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। हाउ दे आर वेरी वेरी डिफरेंट? क्योंकि हमने पढ़ा है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और बोरॉन, बेसिक डिफरेंस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 3 हाइड्रोजन से शेयर हो भी गए तो भी एक लोन पेयर बचेगा। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर आता है 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। BH3, बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है ऐसे, 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं। ये HF की वैल्यू आई, हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर आया 3, हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ज्योमेट्री है ट्रायंगल प्लेनर। ओके, तो भले ही दोनों में भले ही दोनों ऐसे प्रोनाउंस करने में एक जैसे लगते हैं NH3 BH3, लेकिन दोनों में बहुत ही फर्क है। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक की पिरामिडल शेप होती है कुछ इस तरीके से और एक की ट्रायंगल प्लेनर शेप होती है। तो अगर मैं वेक्टर्स बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स बनेंगे जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये 3 वेक्टर्स। अब थोड़ी सी फिजिक्स अगर हम लगाएं, when 3 equal vectors act at an angle of 120 degree, resultant is 0। इतनी फिजिक्स आती है, कोई प्रूव कर सकता है इसको? ये दोनों का जो रिजल्टेंट है जो ऐसे जा रहा है उनका अपवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ रहा है और उसका डाउनवर्ड में कैंसिल हो रहा है। अरे निकालिए रिजल्टेंट एक बार। ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा हाँ, मेरे को प्रूव करके दिखाना, मेरे को तो पता है। ये बोलती है ऐसी फिजिक्स वर्क्स है, ये कहती है मेरी केमिस्ट्री खराब है। तो मेरी फिजिक्स में 61 70 आती है, केमिस्ट्री में हाँ 40 तो है। फिर करना। कंपोनेंट्स में ये खुद से नहीं हो रहा था। हो जाता है टाइमिंग में बिना कंपोनेंट्स के। प्रोजेक्शन वेक्टर बना ले, उसका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर ले। तेरे को पता नहीं मैं सही क्यों बोला था? क्योंकि मैंने बताया हुआ है तेरे को। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी क्या? इतना तो मेरे को भी आता है, सवाल थोड़ी हो यार। से तो वो भी कह रही थी उसको भी आता है, नहीं हुआ ना उससे। मैंने बता दिया, पता तो था वो मिल जाएगा। ये देख सिंपल है, मिलांश तेरे को तो पक्का नहीं आता है। उसमें समझ आता है मुझको। बताइए सर, ये देखो इधर मान लेते हैं ये भी R R R, ठीक है। पूरा एंगल ये पूरा एंगल अगर 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, राइट। इसको मैं 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा, R cos 30, ऊपर की तरफ आ जाएगा R sin 30। सिमिलरली इसको भी 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं, R cos 30, मैं आपको दूसरी मेथड से प्रूव करके दिखा सकता हूं। ठीक है, R sin 30, R sin 30। अब इधर देखो, लेफ्ट टू राइट कितना लग रहा है? R cos 30, राइट टू लेफ्ट कितना? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। नीचे की तरफ वेक्टर लग रहा है R, ऊपर की तरफ लग रहा है 2R sin 30। मतलब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। नहीं हाँ, नहीं आता कैसे होगा प्रूफ बता। नीचे से
ऊपर से नीचे भी आर लग रहा है, नीचे से ऊपर भी आर ही लग रहा है, जिसकी वजह से अब ये दोनों एक दूसरे को हाँ, साइन 30 का आप लोग पता है ठीक। हाँ तो वही तो पूछा था, तो ठीक है। मेरे को तो गलत बताती है। हाँ जी, तो बस ऊपर से नीचे भी आर वेक्टर लग रहा है, नीचे से ऊपर भी आर लग रहा है, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को रिजल्टेंट आएगा 0। तो BH3 में तीन वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन NH3 में ऐसा कुछ नहीं है। ये तीन वेक्टर नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, एक और वेक्टर है जो नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ जा रहा है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ऑब्वियसली ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे में ऐड ऑन होते ही नजर आ रहे हैं, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते नजर आ नहीं रहे, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उसका तो 0 ही है, ठीक, ओके। मतलब तुम्हारी हो गया, चलो देखते हैं। R स्क्वायर ये तो वही है नॉर्मल रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर जो तुमने कहा था, R स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R cos थीटा, 2R cos थीटा कितना लिया? इसमें थीटा हम 30 नहीं लेंगे, इसमें थीटा इन दोनों के बीच का है 120 लेंगे। अब तो 1 cos 120 की वैल्यू cos 120 क्यों होगा नहीं cos 120 मैथ से है ना तेरे पास। सर मैं कुछ और सोच रहा था, दिमाग में कुछ और आ गया था। अरे √3/2 से क्या गलत आएगा? इसमें से गलत आएगा। cos 120 तो अपना सेल इम्पोर्टेंट होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हाफ हो जाएगा, ऊपर से पॉजिटिव हाफ सही हो जाएगा सर। देख इसका क्या है सर cos 120 सर क्यों गलत बना रहे हैं? cos 120 अपना माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ में हाँ -1 अगर नीचे जाकर ऊपर से 1 आ रहा है तो बैलेंस आउट हो जाएगा। ये सही कहती है। That's nice. I can imagine it, what she's doing. सेकंड क्वाड्रेंट। सर ऐसा मत बोलो, मुझे मैथ्स से आता है। मैथ्स आता है। इसमें तो पता है। प्रति गड़बड़ इतने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, दो लोग लग रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं मैंने सही किया है, मेरे को मत बोलो। बायो या मैथ्स मैंने सही किया है। तब भी काफी इंपॉर्टेंट है। चल बस तुम मत बोलो। मैंने सर को पूरा ऑलरेडी सुना दिया। चलो सुनो, ऐसे अब ये जो है ना ये बड़े कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, BH3 NH3 NH3 NF3, ठीक है, ये तो बहुत ही बार पूछा हुआ कि NH3 NF3, ठीक है, इनमें से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। NH3 और NF3 में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इन दोनों में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर डायपोल वेक्टर क्रिएट होगा तो वो नाइट्रोजन की तरफ होगा, ऐसे वेक्टर क्रिएट होंगे नाइट्रोजन की तरफ, और ये वाला वेक्टर नाइट्रोजन से लोन पेयर ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, सब एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तीन वेक्टर नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये एक दूसरे के फेवर में काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर ऊपर ही जाना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऊपर जाना चाहता है, तीन नीचे, राइट। तो यहाँ पे कैंसलिंग इफेक्ट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट कम आएगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ नेट डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगी। ओके, तो NH3 NF3 वर्क्स लाइक दिस। ओके, ये है डायपोल मोमेंट, ठीक। नेक्स्ट, फजान्स रूल। व्हाट इज फजान्स रूल? फजान्स रूल थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी से मिलता है, ठीक है। जैसे आप बायोलॉजी में अगर बहुत ही ज्यादा डीप घुस जाओगे, ठीक है, तो बायोलॉजी कहती है कि 100% स्ट्रेट कुछ नहीं होता, नो मेल इज 100% मेल, नो फीमेल इज 100% फीमेल। ऐसे ही तो है, ठीक है, कि मेल्स में भी प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है और फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है, यही तो है, राइट। तो वैसे फजान्स रूल सेज नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% कोवैलेंट, ठीक है।
कोई भी 100% आयनिक नहीं है, कोई भी 100% कोवेलेंट नहीं है। देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड्स थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब वो उनको कंपेयर किया जा सकता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। फॉर एग्जांपल परफेक्टली आयनिक कंपाउंड कैसा दिखता है, ऐसा जिसमें कैटायन और एनायन बिल्कुल बराबर बराबर साइज के हो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है। पर बेटा परफेक्ट कभी कुछ होता है क्या? परफेक्ट तो कभी कुछ होता ही नहीं। इसमें ऐसे इतनी गंदी हंसी देने वाली क्या बात है, इतना गंदा मुस्कुरा रहा है ऐसा, ठीक आपके एरिया में क्या? बेटा परफेक्ट थोड़ी ना होता है कभी कुछ, ठीक है। तो परफेक्टली आयनिक कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ही कंपैरेबल साइजेस के होते हैं, बट सच केसेस डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। परफेक्ट मिलेगा नहीं कैटायन को एनायन। तो इन एक्चुअल ये हालात रहते हैं, कैटायन एनायन डिसिमिलर साइजेस के होते हैं, जिसकी वजह से कैटायन जो है एनायन के अंदर ऐसे फ्यूज कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है, उसके अंदर ऐसे घुस जाता है, जिसे पोलराइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब देखो आयनिक कंपाउंड होता था जिसमें दो आयन्स कैटायन और एनायन अलग अलग रहे, ठीक है, ऐसे एक दूसरे में मिक्सअप ना हो जाए। अगर कैटायन एनायन एक दूसरे में मिक्सअप हो गए तो ये तो चार्ज की मिक्सिंग हो गई, ओके, चार्ज मिक्स हो गया तो बेटा इसे कोवेलेंट कैरेक्टर बोलेंगे, वी कॉल इट कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके फाइन। इस तरीके की चीज होना, मैं कहूंगा कि ये 100% आयनिक रहा ही नहीं। 100% आयनिक ऐसा होता था, तो इसमें तो थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, ओके। तो अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर कितना आएगा, ये डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। सो इफ आई हैव टू डिस्कस कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड सेकंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। एक तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करता है कि कैटायन की कितनी टेंडेंसी है एनायन में फ्यूज करने की, ओके, व्हिच डिपेंड्स अपॉन वन साइज ऑफ कैटायन। मैं दो जगह सेम एनायन ले लूं, डिफरेंट कैटायंस, ठीक है, एक में कैटायन छोटा एक में कैटायन बड़ा, राइट। मेधांश से पूछते हैं, मेधांश इन दोनों में से कौन ज्यादा पोलराइज कर सकता है एनायन में? पोलराइज परफेक्टली वाले ज्यादा करेंगे, परंतु परफेक्टली छोटा है। बिल्कुल ही गलत बोला। पोलराइज करना मतलब ऐसा कर देना, ठीक है। तो जितना साइज डिफरेंस रहेगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा पोलराइज कर सकता था उनके उसमें। सिंपल प्रिंसिपल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया कम है उस पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा पोलराइज कर सकता है उसको, ठीक। तो जितना छोटा साइज रहेगा कैटायन का उतना ज्यादा पोलराइजेशन कर सकता है, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मुझसे कभी कोई पूछे LiCl और NaCl इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवेलेंट, ठीक है, सपोज दिस इज Cl माइनस, दिस इज Li प्लस, दिस इज Na प्लस, सिमिलर केस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली LiCl इज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू NaCl, ठीक है। क्वेश्चन जबन अगर मैं पूछूं LiCl और NaCl में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, हाउ डू यू आंसर दिस बेस्ड ऑन फजान जुबी? पता नहीं, दो में से एक चुनना, सोच थोड़ा सा। मन्नत सेम क्वेश्चन, LiCl का मिला, LiCl सब के सब गलत है, NaCl। अब 2 मिनट चुप रहो। हमने अभी अभी कंपेयर किया LiCl और NaCl में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है, LiCl। अगर ये ज्यादा कोवेलेंट है तो आयनिक कौन है ज्यादा, NaCl। आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग में से स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग कौन सी होती है, आयनिक बॉन्डिंग। जहां पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या जहां पे बॉन्डिंग वीक होगी?
पढ़ा है बचपन में, आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 10th में रटवा देते ये तो, ठीक है, और 10th में था ये डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक, सो द आंसर वाज NaCl, ठीक है, नॉट LiCl। तो हम फजान्स रूल से सीधा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आपको आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर लिया आपने, तो जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है मतलब उसमें बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, और जहां पे बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है ऑब्वियसली वहां पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, इसको आप वहां पे कनेक्ट करोगे, यही इसका मेन टारगेट भी है। ओके, समझ आई? ओके, एक चीज पूछनी है। हाँ जी, सर वो बॉन्डेड क्या चल रहा है? बॉन्ड इज इनवर्सली बॉन्डेड फॉर द फॉर्मूला यूज्ड। वो तब होता है जब आप कोवैलेंट को कंपेयर करते हो। हाँ जी, पोलराइजर पावर ऑफ कैटायन, सॉरी, पोलराइजर पावर ऑफ कैटायन एक तो साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है, दूसरा चार्ज ऑफ कैटायन पे भी डिपेंड करता है। जैसे PCl3 PCl5, यहाँ पे फास्फोरस पे +3 चार्ज है, यहाँ पे +5 चार्ज है। ऑब्वियसली जब कोई चीज इंटेंसली चार्ज्ड होगी, +3 से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है +5, ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है +5 वाला, ठीक है, +3 से ज्यादा डेफिशिएंट है ना +5, तो +5 वाले की पोलराइजर पावर बहुत ज्यादा होगी, उसकी नेगेटिव के लिए हुक बहुत ज्यादा है, नेगेटिव के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत जल्दी नेगेटिव पे पोलराइज करेगा। ओके, राइट, ये तो चार्ज बढ़ने से भी पोलराइजर पावर बढ़ती है और साइज बढ़ने से पोलराइजर पावर कम होती है कैटायंस की अगर बात करें। हाँ जी, इधर बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन की। एनायन पे भी तो डिपेंड करेगा, सिर्फ कैटायन पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन एनायन आल्सो। कैसे? अब एक बार कैटायन सेम ले लेते हैं, पॉजिटिव ज्यादा है तो नेगेटिव के लिए एफिनिटी ज्यादा, नेगेटिव के लिए एफिनिटी ज्यादा है तो ज्यादा चला जाएगा ना नेगेटिव के अंदर, ज्यादा पोलराइज करेगा। ठीक, हाँ जी, तो किस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगी, इस केस में या इस केस में? पहले वाला केस में या दूसरे वाले में? सेकंड, ये तो सिमिलर साइज के ही ऑलमोस्ट, तो ये तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव में फ्यूज कर जाएगा, राइट? तो एनायन का साइज अगर बड़ा रहेगा तो कैटायन उसमें पोलराइज करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्रिएट करेगा, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, साइज ऑफ एनायन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इफ आई हैव टू कंपेयर LiF एंड Li2O, ओके, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, राइट? फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन बड़ा होता है, ठीक, ओके। तो LiF Li2O में से ऑक्सीजन बड़ा है, तो जो बड़ा एनायन होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि बड़े वाले में फ्यूज करना इजियर है, ठीक। ये अगेन चार्ज से तो डायरेक्टली सॉरी, इसमें साइज में जिससे साइज से एक्सप्लेन कर दिया, बट ये चार्ज से भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। इसका चार्ज -1 है, इसका चार्ज -2, ठीक। तो चार्ज भी जितना ज्यादा होगा नेगेटिव का उतना ज्यादा वो पॉजिटिव को खींचेगा, राइट? तो यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है, ये लिथियम को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा फ्यूज करेगा, ज्यादा पोलराइजेशन। तो चार्ज से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, चाहे चार्ज ऑफ कैटायन हो चाहे चार्ज ऑफ एनायन हो, दोनों में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, राइट? साइज में डिफरेंस है, कैटायन के साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनायन के साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। दिस इज द फैक्टर्स which affect covalent character in ionic compounds, ठीक है। ये वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर को आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक। ठीक है,
There are 4 reactions written. Okay? Question. In all 4 reactions combined, number of atoms whose hybridization has changed during the reaction are दिमाग लगा। Three. Okay. Japan says 3. Three. Vedant also says 3. बी ऑप्शन में तो पता नहीं होती। Midansh, why the answer should be 3? हाइब्रिडाइजेशन से शेप हमें पता चल जाता है का प्रोबेबिलिटी। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ पहले क्या था और उसके बाद क्या था। तो बता फिर कौन कौन से 3? पहले ए बी सी इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है, इन 2 में नहीं हुआ। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। बी में नहीं चेंज बी में कोई हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं है, बाकियों में हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, तो फिर तो तेरा आंसर 4 होना चाहिए था। इसमें हुआ, इसमें हुआ, इनका दोनों में अलग हुआ। इनका अलग अलग ही बोल लो। 4 सही आंसर है 3। ठीक है, सी ऑप्शन का नहीं है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है, डी में भी हुआ। इसमें भी हुआ है। इन दोनों में से बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है, नाइट्रोजन की नहीं हुई है। सी हाउ, कैसे? सिंपल है, वही सेम शॉर्टकट लगाना था। रिएक्शन दिया ऊपर वही करना है। लिसन, क्या है, कैसे पहुंचा था इस आंसर पर? हैव अ लुक। ऐसे सोचो, पहले वाला AlCl3, एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसने बाहर शेयर कर लिए क्लोरीन के साथ। अब जब वो यहां पे तो उसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स थे, हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब वो AlCl4- बनाएगा, इसके लिए तो इसको 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, sp3 हो जाएगा, राइट? तो हाइब्रिडाइजेशन विल चेंज। फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत थी नहीं। सेकंड वाले को देखो, पहले ऐसे था NH3, बाद में ऐसे हो गया NH4+। पहले 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर था,
अब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो अभी भी sp3, ठीक। बेटा सेम सिचुएशन यहां पे भी ऐसे ही है, पहले NH3 ये था, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पे, फाइनली क्या हो गया, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। था तो यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पे भी sp3, तो नाइट्रोजन की थोड़ी ना हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है। दोनों ही रिएक्शंस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई ही नहीं है, ना इसमें ना इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन sp3 से sp3 ही रहा है। फाइन, समझ आया? तेरा यही लॉजिक था, केमिकल बॉन्डिंग आता है। चलिए कोई बात नहीं, गुड विद दिस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, इसको लिख लो कहीं पे, राइट इट डाउन, लिख लो, कुछ आया कुछ लिखा, लिख लो। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन नीट में आया हुआ है एक दो बार। सही बात है, नीट की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो री नीट भी लीक करने में लगे हुए हैं।